आज यूजीसी ने हंगामा मचा रखा है। यूजीसी का नया कानून जो 13 जनवरी 2026 को इम्प्लीमेंट में लाया गया है, भले ही इससे किसी को फायदा हो रहा हो, नुकसान हो रहा हो, ये आने वाले समय की बात है, लेकिन इसने इतना तो किया है कि एक को दूसरे के सामने एक विरोधी के रूप में लाकर खड़ा कर दिया है। कानून का जामा पहनाया गया है, संविधान की दुहाई दी गई है, उस संविधान की जिसमें राइट ऑफ इक्वलिटी जो है वो सभी को एक समान रूप से दिया गया है। और इस राइट ऑफ इक्वलिटी के मौजूदगी के बाद भी इस प्रकार का पक्षपातपूर्ण कानून और संविधान की दुहाई देकर बनाया गया कानून कहीं से भी न्याय की परिधि में अपने आप को खड़ा नहीं कर पा रहा है। ये यूजीसी का नया कानून क्यों लाया गया, इसके पीछे किस प्रकार की सोच रही, इसकी जरूरत क्यों पड़ी और किस प्रकार से ये पूर्ण रूप से पक्षपात करता हुआ दिखाई दे रहा है, इस पर विशेष रूप से चर्चा करने से पहले अगर मेरा प्रयास आपको पसंद आए तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को दे। फार्म टू फ्यूचर का प्लेटफॉर्म, और उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं मनोज हर बार की तरह पुनः अपने खेतों के बीच से। सुबह का समय है, 7:30 बजने को है। फरवरी की शुरुआत हो चुकी है और चारों तरफ धुंध ही धुंध, ठीक उस धुंध की तरह जो यूजीसी के द्वारा यूजीसी के नाम पे रैगिंग को रोकने के लिए, हमारे समाज में कड़वाहट फैलाने के लिए हमारे सामने एक कानून की दुहाई देकर रखा गया है। कई मायनों में ये जो धुंध है ये मच बेटर देन यूजीसी लॉ। ये जो धुंध है हमारी किसी फसल को फायदा पहुंचा रही है तो किसी फसल को नुकसान पहुंचा रही है। लेकिन ये जो यूजीसी का कानून है जिसे एक संप्रदाय को फायदा पहुंचाने के नाम पर लाया गया है, लेकिन अगर हकीकत देखें और लॉन्ग प्रोस्पेक्टस के आधार पर इसका आकलन करने की कोशिश करें तो ये जो कानून है किसी भी संप्रदाय को आने वाले दिनों में फायदा पहुंचाने नहीं जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये कानून जो है किसी के भी फायदे के लिए नहीं बना है तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी। भाइयों, हम पिछले लंबे समय से ये सुनते आ रहे हैं, खासकर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में, संस्थाओं में, कि किसी छात्र के साथ रैगिंग और उस रैगिंग के कारण कई छात्र जो है वो अपने जिंदगी की यात्रा को वहीं समाप्त कर देते हैं। ये जो रैगिंग है ना, इस शब्द को इतना बढ़ा चढ़ाकर विकराल रूप देकर जो पेश किया गया है और इसे रोकने के संबंध में जो कानून बनाए गए हैं, अगर मेरी माने तो इसने रैगिंग की स्थिति को और भयावह बनाने का काम किया है। रैगिंग हमारे समय में भी होती थी, आज से 30 साल पहले, लेकिन वो लाइटली मूड में होती थी, हंसी मजाक ठिठोलियों के रूप में होती थी। जब से इसे जाति से जोड़ा जाने लगा, ये लोगों ने मानना चालू कर दिया कि रैगिंग जो है वो एक जाति विशेष के द्वारा एक जाति विशेष पर या फिर एक जाति विशेष के छात्रों के साथ की जाती है। इस रैगिंग का रूप बिगड़ता गया, बदलता गया, भयावह होता गया। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि रैगिंग कहीं से भी जायज है, कोई भी इसके पक्ष में खड़ा नहीं हो सकता है अगर उसके अंदर विवेक है तो। और यही कारण है कि इस रैगिंग को रोकने के लिए कई प्रकार के कानून इम्प्लीमेंट में लाए गए हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के द्वारा हो, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा हो या फिर हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के द्वारा हो। और उन कानूनों के माध्यम से कई प्रकार की सजाओं का प्रावधान है, लेकिन उसके बाद भी घटनाएं हमारे सामने आती हैं। जब हम उन घटनाओं की जड़ को टटोलने की कोशिश करते हैं तो ऐसा नहीं है कि किसी एक जाति के विरुद्ध किसी एक जाति के द्वारा ये रैगिंग हो सकता है ज्यादा हो, लेकिन 100% की गारंटी कोई नहीं ले सकता है। हाँ, ये अलग है कि हमारे देश में जातिगत व्यवस्था को इतनी ज्यादा हवा दी जा रही है कि अगर SC, ST, OBC छात्रों के विरुद्ध ये रैगिंग की घटना देखने को मिलती है तो बड़ी संख्या में लोग जो हैं उसको हवा देने के लिए, तुल देने के लिए दौड़ पड़ते हैं। उन्हें अपनी रोटी सेकनी होती है, अपना काम बनाना होता है, अपने आप को पॉलिश करके चमकाना होता है। वे इसके दुष्परिणामों के विषय में नहीं सोचते हैं कि आने वाले समय में इस प्रकार की हवा, इस प्रकार से घटना को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना, इस प्रकार से जातीय रंग देना समाज में किस प्रकार की विकृति को ला सकता है, समाज को किस प्रकार से विखंडित कर सकता है, आपसी द्वेष को बढ़ा सकता है। इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं होता है, उन्हें अपना घर चलाना होता है, अपनी दीवार को ऊंची करनी होती है। और इन्हीं चीजों को सोचकर वो उसे जातीय रूप देते हैं, जातीय आवरण पहनाने का काम करते हैं। एक होड़ सी मची होती है और इस होड़ के कारण जो है सिंपल वे में आज मान लिया गया है कि अगर रैगिंग हुई है तो वो छोटी जाति के लोगों के साथ हुई है, बड़ी जाति के लोगों के द्वारा की गई है। आप समझ सकते हैं कि हमारा देश आज विकसित भारत के रूप में अपने आप को खड़ा करने के सपने देख रहा है। उस स्थिति में छोटी जाति, बड़ी जाति जैसे कुष्ठ रोग को अपने दिमाग में बिठाना और उस मानसिकता को दिन व दिन हवा देना कहाँ तक जाए। रैगिंग को जातिकता का आवरण पहनाना, जातिकता के कवच के अंदर रखना,
कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। रैगिंग की घटना हुई है तो एक छात्र जाति के द्वारा एक छात्र जाति के विरुद्ध की गई है, और उस हिसाब से दोषी व्यक्ति को अगर दंडित देने का काम किया जाता है तो सभी लोगों की इस पे सहमति है। जो दोषी है दंडित होना चाहिए, 100% दंडित होना चाहिए, कठोर से कठोर दंड दिया जाना चाहिए। लेकिन जाति का आवरण पूरी तरह से गलत है। दुख तो उस स्थिति को सोच के होता है कि हम में से सभी जानते हैं कि ये जातिगत व्यवस्था एक कुष्ठ रोग के समान है। किसी भी घटना को जाति के चश्मों से देखना पूरी तरह से गलत है, लेकिन ये रुकने वाला भी इतनी आसानी से नहीं है, क्योंकि एक बड़ा वर्ग जिसने अपने राजनीतिक रोटियों को सेकने का एक माध्यम बना रखा है इस जाति व्यवस्था को, वो इतनी आसानी से इस जातिगत ढांचों को टूटने नहीं देगा, बिखरने नहीं देगा। अगर ये जातिगत व्यवस्था टूटेगी, बिखरेगी तो कई लोगों की दुकान एक साथ बंद होती हुई नजर आएगी। लेकिन अगर हमें आगे बढ़ना है, अपने आप को एक विकसित राष्ट्र के रूप में देखना है, तो इस जातिगत व्यवस्था को तोड़ना पड़ेगा, भले ही ये बहुत सारे लोगों के नीतियों के विरुद्ध हो। इस जातिगत व्यवस्था को पूरी तरह से ध्वस्त करना होगा। जिस व्यवस्था को और बढ़ा चढ़ाकर पेश करने के लिए आज जो ये यूजीसी का कानून हमारे सामने रखा गया है, इससे हमें बाहर निकलना होगा। वो यूजीसी का कानून जिसे किसी भी पैमाने पर अगर परखने की कोशिश की जाए तो कहीं से भी ये अपने आप को खड़ा नहीं कर पाता है, एक वैध कानून के रूप में नहीं बता पाता है। और यही कारण है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पे तत्काल स्टे और पुनः विचार के लिए पहल का काम किया है। वो सुप्रीम कोर्ट जिसके आदेश पे ही ये इस यूजीसी का गठन किया गया था। और इसके पीछे मुख्य रूप से दो घटनाएं आप अगर अपने यादों को टटोलने की कोशिश करें तो 2016 में हैदराबाद यूनिवर्सिटी का एक जो छात्र रोहित वेमुला की घटना हमारे सामने आई थी, रैगिंग से पीड़ित छात्र, और उसने अपने जिंदगी की यात्रा को समाप्त कर दिया था। दुखद था, किसी एक जाति के लिए नहीं, लगभग सभी जातियों के। 2019 में महाराष्ट्र की एक लेडी डॉक्टर पूजा तडवी, और इन दोनों घटनाओं से सबक लेते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस यूजीसी का गठन किया, यूनियन ग्रांट कमीशन। और इस कमीशन के द्वारा एक कानून इम्प्लीमेंट में लाया गया था 2025 में। समाज के सभी वर्गों ने उसको स्वीकार किया था, लेकिन फिर से 2026 में इस कानून को दोबारा इम्प्लीमेंट में लाने के पीछे उनकी मंशा क्या थी, ये किसी के समझ से परे की बात है। 13 जनवरी 2026 को फिर से इस कानून को हमारे सामने लाया गया, और इसका जो फर्स्ट लुक है उसे देखने के बाद अगर हम ये कहें कि ये जो कमेटी थी पूरी तरह से अफीम के नशे में डूबी हुई थी, कानून लेकर आ रही थी, एक संविधान के तहत लेकर आ रही थी, और संविधान के पन्नों के विषय में इसे खुद जानकारी नहीं थी। आप किसी छात्र के प्रति प्रताड़ना को रोकने के लिए कानून लेकर आ रहे थे। उस कानून की क्या अहमियत है जिसमें पहले ही एक पक्ष को जो है वो दोषी मान लिया जाए और एक पक्ष को निर्दोष मान लिया जाए? और अगर इस प्रकार की घटनाओं में पहले ही एक पक्ष को दोषी मान लिया जाता है तो फिर आप जैसे कमीशन की जरूरत ही क्या है? सिंपल वे में 2 लाइन में इस कानून को लिख दिया जाता, इम्प्लीमेंट में ला दिया जाता, और उसके नाम पे किसी को बलि का बकरा बनाने का काम चालू कर दिया जाता। यूजीसी कमेटी एक ऐसा कानून लेकर आई जिसमें जैसे ही मामला आए फट से एक पक्ष को दोषी, उसे अपनी बेगुनाही साबित करने का कोई भी अधिकार नहीं। आप समझ सकते हैं इस प्रकार के कानून में सुप्रीम कोर्ट का कोई रोल ही नहीं। नो, कौन दोषी है कौन निर्दोष है इसमें सुप्रीम कोर्ट की कोई जगह नहीं है। वो यूजीसी ग्रांट कमीशन के सदस्य ही ऑल इन ऑल हो गए, या फिर उनके द्वारा गठित की गई वो कमेटी जो इस प्रकार की घटना पे अपना जजमेंट दे, वो ऑल इन ऑल हो गई। संविधान की दुहाई देकर बनाया गया इस प्रकार का कानून, संविधान की खिल्लियां उड़ाता हुआ इस प्रकार का कानून। और ये जो कानून है दूसरे कई कानूनों की तरह हमें से किसी का भला नहीं करने जा रहा है। हम किसी भी जाति से हैं, उच्च वर्ग से हैं, निम्न वर्ग से हैं, अगर लॉन्ग प्रोस्पेक्टस में देखा जाए तो किसी भी व्यक्ति का, किसी भी जाति का ये कानून भला नहीं करने वाला है। अगर हम में से किसी का भला कर सकता है तो ये जो जातिगत व्यवस्था है इसको जितनी जल्दी तोड़कर हम बाहर निकल पाए उतनी ही जल्दी हमारे सामने का ये जो दूषित वातावरण है ये समाप्त हो सकता है। और आप क्या सोचते हैं? कई सारे कानून हैं जिनके विषय में ज्यादातर लोगों को पता तक नहीं है। हमारी भलाई के लिए बनाए जाते हैं क्या? कानून की गहराई में जाके देखें तो उसके इम्प्लीमेंट करने के जो तौर तरीके होते हैं, जमीन पे आते आते वो गरीबों के शोषण का माध्यम बन जाते हैं, अमीरों के हाथों की कठपुतली बन जाते हैं। हम जातिगत व्यवस्था को लेकर ढिढोरा पीट रहे हैं। उस जातिगत व्यवस्था में किसी को स्वर्ण जाति का, किसी को पिछड़ा जाति का, किसी को एससी का, किसी को एसटी का, ये जो डिवाइड की नीति जो है ना,
वो डिवाइड एंड रूल का संदेश देती है, बांटो और राज्य करो। और इस नीति पे पहले जो है वो अंग्रेज राज करते थे और अंग्रेजों की जगह आज राजनीतिक सफेदपोशों ने ले ली है। जाति के नाम पर लोगों को लोगों से लड़वाना, राज करना, अपनी रोटी सेकना, अपना घर बनाना, 1 मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिल 4 मंजिल 5 मंजिल और भी उससे भी ज्यादा। आज इस देश में बहुत सारे नेता ऐसे मिल जाएंगे जिनकी राजनीतिक जो है वो जातिगत व्यवस्था पर चल रही है, लेकिन जब वो उस जाति का प्रतिनिधित्व करने लगते हैं और अपने आप को चमकाने में सफल हो जाते हैं तो उस जाति के कितने लोगों के घर में चूल्हा जल रहा है या नहीं जल रहा है इसके विषय में उनको पता होता है। 5 साल पे या फिर असेंबली के इलेक्शन को, पार्लियामेंट के इलेक्शन को अगर देख लें तो 2 साल या 2.5 साल पे चुनाव आता है, तब वो उनके गांव में विजिट करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, काम निकालते हैं और फिर से 2.5 साल के लिए गायब हो जाते हैं। लेकिन उनका एक उद्देश्य होता है इस जातिगत व्यवस्था को जिंदा रखना ताकि उनका घर चलते रहे। मैं मानता हूँ समाज में समानता नहीं है, एक और दूसरे बीच की खाई जो है वो काफी बड़ी है, लेकिन उस चीज को जातिगत व्यवस्था के चश्मे से देखना पूरी तरह से गलत है। जातिगत व्यवस्था को जब हम टटोलते हैं तो एक जाति में बहुत सारे लोग अमीर होते हैं, बहुत सारे लोग गरीब होते हैं और ये लगभग सभी जाति में होता है। अगर हम मान लेते हैं कि स्वर्ण जो है वो बहुत बड़े लोग होते हैं तो स्वर्ण जाति में भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो 2 टाइम की रोटी उन्हें नसीब नहीं हो पा रही है, भूखे मर रहे हैं, उनके बच्चे बिलट रहे हैं, रोड पे मारे फिर रहे हैं। और बैकवर्ड क्लास में, एससी में, एसटी में सभी लोग गरीब होते हैं। क्या ऐसी बात है हकीकत में? उस जाति में भी बहुत अमीर लोग हैं और गरीब भी है। तो अमीरी और गरीबी की जात तो हो सकती है, और अगर अमीरी और गरीबी की जात को मानना चालू कर देते हैं तो ये जो दृष्टिकोण है वो सही दृष्टिकोण है 2 लोगों के बीच की जो खाई है उसे पाटने की। आज जातिगत व्यवस्था के थोड़ा सा और अंदर जाने की कोशिश करते हैं। एक जाति जिसे पिछड़ी जाति मान लिया गया है, हमारे संविधान के द्वारा समानता का अधिकार और समानता के अधिकार के आधार पे उसे बराबर लाकर खड़ा करने के उद्देश्य से आरक्षण को इम्प्लीमेंट में लाया गया है। उस जाति के बहुत सारे लोग आरक्षण का सहारा लेकर जो है वो सरकारी जॉबों में लगे पड़े हैं। एक घर में आपको 5-5, 7-7 जॉब दिखाई दे जाएंगे। तो उन लोगों को क्या आपने इस प्रकार का त्याग करते हुए देखा है कि नहीं अगला जॉब आएगा तो फिर मेरी जाति के वो लोग जो पूरी तरह से इस सुविधा से वंचित है उनके लिए ये सीट छोड़ दिया जाए? और अगर वे ऐसा नहीं कर पाते हैं तो फिर ये समानता कैसे बन पाएगी? किसी भी जाति के 5%, 10% जो लोग हैं वो आगे बढ़ जाते हैं, अमीर हो जाते हैं, 90% लोग गरीब रहते हैं। वो जाति जिसे हम एक क्राइटेरिया मान लेते हैं, उसी जाति के जो लोग हैं वो ये त्याग नहीं दिखा पा रहे हैं कि ये जो पीछे लोग हैं ये भी आगे निकले। और अगर वे ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो ये जातिगत व्यवस्था जो है वो कहीं से भी इस खाई को पाटने के काम को पूरा नहीं कर पाएगी। हमारे संविधान में भाग 3 में कई प्रकार के फंडामेंटल राइट्स हमें दिए गए हैं, उसकी चर्चा भाग 3 में आपको मिलेगी। उन्हीं फंडामेंटल राइट्स में से एक है राइट ऑफ इक्वलिटी। संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक इसका जिक्र है। 15 से लेकर 18 तक वे सभी लोग जो भारत के नागरिक हैं एक समान अवसर के हकदार हैं। जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, संप्रदाय के आधार पे किसी भी प्रकार का भेदभाव उनके साथ नहीं किया जा सकता है। उस समानता के अधिकार की दुहाई देकर हर व्यक्ति जो है वो इस बात की चर्चा करता है कि भाई हमें ये फैसिलिटी चाहिए क्योंकि हम समाज में पिछड़े हुए हैं और राइट ऑफ इक्विटी विधान के द्वारा हमें मिली है। लेकिन क्या हम यहाँ पे राइट ऑफ इक्वलिटी का जो डिफिनेशन है उसको सही रूप से पकड़ पा रहे हैं? ये जो राइट ऑफ इक्वलिटी है वो समान मेहनत करने वाले लोगों को देश के द्वारा, सरकार के द्वारा, संविधान के द्वारा समान अवसर दिया जाए इसकी बात करता है। ऐसा नहीं है कि एक मेहनत कर रहा है, एक अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है और दोनों को समान अवसर मिलने का अधिकार हमारे संविधान ने दिया है। मैं सुबह से अपने खेतों पे हूँ, एक आदमी सो रहा है, जब फसल कट कर जाएगी तो मेरी फसल घर को पहुँचेगी तो वो दावा करेगा कि भाई संविधान ने मुझे भी समानता का अधिकार दिया है, इस फसल में मेरा भी। ये समानता का अधिकार नहीं है, इसकी जो हम व्याख्या कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं गलत है। हाँ, एक वर्ग जो पीछे रह जाता है उसे बराबरी पे आने का अधिकार है और उसके लिए सरकार जो उसके बेसिक नीड्स को पूरा करके उसे उस प्रकार के अवसर उपलब्ध कराए कि वो दूसरे लोगों की तरह मेहनती बने, प्रयास करे, मतलब प्रयास की रेस में अपने आप को शामिल करे और तब जाकर अपने जीवन का, अपने परिवार का, अपने भविष्य का उत्थान कर पाए। इस प्रकार के अवसर देना संविधान का कर्तव्य है, हमारी सरकार का कर्तव्य, हमारा खुद का कर्तव्य है। अगर हमारे समाज में कुछ व्यक्ति पिछड़े हुए हैं, जाति के आधार पे नहीं, नो,
तो उन्हें उस प्रकार का अवसर देना हमारा फर्ज बनता है कि वे भी मेहनत करें, अपने आप को आगे लाने की कोशिश करें। लेकिन अगर एक व्यक्ति सुबह उठता है, दारू के नशे में टुल्ल हो जाता है और एक व्यक्ति खेतों में जाकर काम करना चालू करता है, चाहे वो किसान के रूप में हो, मजदूर के रूप में हो, अगर मजदूर भी 400 रुपये शाम को कमा के लाता है और वो जो दारू के नशे में टुल्ल व्यक्ति इस बात की दुहाई देता है कि राइट ऑफ इक्वलिटी मुझे संविधान से मिला है, ये जो 400 रुपये है इसमें 200 रुपये मेरा हिस्सा है, ये राइट ऑफ इक्वलिटी नहीं है। कहीं ना कहीं से इसकी जो व्याख्या कर रहे हैं वो गलत है, गलत रास्ते पर लेकर जा रहे हैं। यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उस व्यक्ति को पूरी तरह से भगवान भरोसे छोड़ देना चाहिए, सुधारने का प्रयास करना चाहिए, बराबर लाकर खड़ा करने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन उस प्रयास के अंतर्गत उसके बेसिक जो नीड्स हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। जो समाज पिछड़ा हुआ है उसकी शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए, जो समाज पिछड़ा हुआ है उसके लिए अवसर उपलब्ध कराने चाहिए, तब जाकर ये जो खाई है इसे भरा जा सकता है। और जब ये खाई भरना चालू हो जाएगी, हमारा देश सही मायने में एक विकसित देश के रूप में अपने आप को खड़ा कर पाएगा और उसी का अनुभव कर पाए। अंत में मैं 2 शब्दों में यहाँ पे यही कहना चाहता हूँ कि अभी तक मैं लाइव स्ट्रीम के रूप में यूजीसी के टॉपिक को लेकर आया। माननीय सुप्रीम कोर्ट को लगा कि ये कानून जो है वो कहीं ना कहीं से हमारे संविधान की बखियों को उधेड़ने का काम कर रहा है। स्टे लगा दिया गया सुधार के लिए। आने वाले समय में ये कानून किस प्रकार से हमारे सामने आता है ये हम आने वाले भविष्य पर छोड़ते हैं, लेकिन ओवरऑल ये सवाल जो अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि कैसे संभव हुआ कि इस प्रकार का कानून हमारे सामने आया, कैसे संभव हुआ कि एक कानून के नाम पे हमारे सामने आया जिसे संविधान की दुहाई देकर लाया गया, उस संविधान की जिसका पूरी तरह से इस कानून ने मजाक बनाया। जो भी लोग इस कानून को लाने के लिए दोषी हैं वो कटघरे में खड़े हैं। उनके द्वारा लाया गया ये कानून इतिहास के पन्नों में एक काला कानून और कानून नहीं, एक काला प्रयास जो है बनकर बार बार हमारी आंखों के सामने आता रहेगा, एक प्रश्न के रूप में, एक असफलता के रूप में और आने वाले समय के लिए एक सबक के रूप में। आज मैं अपने फार्म टू फ्यूचर मनोज के चैनल पर इस यूजीसी के टॉपिक को एक प्रश्न के रूप में आपके सामने यहीं छोड़ जाता हूं। आने वाले समय में फिर से हम एक किसान के साथ दूसरे किसान की समस्याओं समीक्षा के रूप में आते रहेंगे, लाइव स्ट्रीम में, वीडियो के माध्यम से, शॉर्ट्स के माध्यम से। धन्यवाद।